जनवरी 2026 रियासत मिनेसोटा का शहर मिनियापोलिस। दर्जा हरारत -21 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सड़कों पर माहौल इंतहाई गर्म है। ये मनाजिर किसी जंग ज़दा मुल्क के नहीं बल्कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के हैं, जहां फेडरल एजेंट्स और आम शहरी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ये महज एहतजाज नहीं, ये एक बड़े तूफान का प्रीमोनिशन है। कहानी शुरू होती है 24 जनवरी 2026 से, जब 37 साल ICU नर्स और कानूनी असला रखने वाले अमरीकी शहरी एल्कस जेफरी प्रीटी को बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। ABC न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस कत्ल में मुलविस 2 वफाकी अफसरान को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने वाक़े की तस्दीक कर दी है। लेकिन एलेक्स अकेले नहीं थे। इसी महीने की 7 तारीख को रेने गुड नामी खातून भी वफाकी एजेंट्स के हाथों अपनी जान गंवा बैठी। इसी शहर में 2 शहरों की हलाकत ने मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्स को मुश्तैल कर दिया है। इन्होंने सदर ट्रंप को अल्टीमेटम दिया है कि अपने गैर तरबियत याफ्ता एजेंट्स को रियासत से बाहर निकालें, लेकिन जवाब में ट्रंप इंतज़ामिया ने खुद गवर्नर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का हुक्म देकर सियासी आग पर तेल छिड़क दिया है। ट्रंप इंतज़ामिया का ऑपरेशन मेट्रो सर्च तनाज़े की असल जड़ है। हज़ारों वफाकी एजेंट्स को मिनेसोटा की गलियों में उतार दिया गया है। मेयर जैकब फ्राई का कहना है कि ये एजेंट्स मशकूक अफराद की तलाश के नाम पर खौफ हिरास फैला रहे हैं। हालात इस वक्त मज़ीद सीरियस हुए जब वफाकी एजेंट्स ने रियासती इन्वेस्टिगेशन को अदालती वारंट के बावजूद क्राइम सीन पर जाने से रोक दिया। कानूनी माहिरीन का कहना है कि रियासत के अदालती अहकामात को इस तरह नज़रअंदाज करना आखिरी बार 1861 की सिविल वार से पहले देखा गया था। लेकिन आप डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने मुंतखब अवामी नुमाइंदों पर वफाकी काम में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाकर एक ऐसी कोल्ड वार शुरू कर दी है जिसका अंजाम ख़तरनाक हो सकता है। अगर आप नक्शे पर नज़र डालें तो एक ख़ास पैटर्न नज़र आता है। वफाकी फोर्सेस को ज़्यादातर इन शहरों में भेजा गया है जो ब्लू स्टेट्स यानी डेमोक्रेट्स के गढ़ हैं, जैसे लॉस एंजल्स, शिकागो और न्यू ऑरलीन्स। अपोजिशन गवर्नर्स का इल्ज़ाम है कि ट्रंप इंतज़ामिया कानून नाफिज करने के बजाय सियासी मुखालफिन को कुचल रही है और इनकी फंडिंग रोककर इन्हें सजा दे रही है। अमेरिका अब सिर्फ सियासी तौर पर नहीं बल्कि जियोग्राफिकली भी 2 हिस्सों में तकसीम होता नजर आ रहा है। रे डालियो के मुताबिक खाना जंगी से पहले का सबसे बड़ा साइन सोशल डे है। आज अमेरिका के बड़े शहरों में मंशियात से सालाना 1 लाख अमवात हो रही हैं। होमलेसनेस का बहरान और सियासी पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि ख़ानदान के अफराद एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। जब लोग अपने इदारों, अदालतों और पुलिस पर एतबार खो दें तो समाज को जोड़ने वाला धागा टूट जाता है। मिनियापोलिस की सड़कों पर बहने वाला खून इसी बिगाड़ की अलामत है। जहां अमेरिका अंदरूनी तौर पर खोखला हो रहा है, वहीं आलमी सतह पर डॉलर की हुक्मरानी को बड़ा धचका लगा है। अब तक अमेरिका का मजमूई कर्जा 38 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। पिछली 5 दहाइयों से डॉलर की ताकत का राज पेट्रो डॉलर था, यानी दुनिया का तेल सिर्फ डॉलर में बिकता था। लेकिन 2025 के अख्ताम और 2026 के आगाज़ तक सऊदी अरब समेत कई खलीजी ममालिक ने चीन और दीगर ममालिक के साथ अपनी करेंसियों में तिजारत शुरू कर दी है। जब डॉलर की आलमी डिमांड ख़त्म होगी तो अमेरिका अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकेगा, जिससे वहाँ हाइपर इन्फ्लेशन आएगी, यानी महंगाई का वो तूफान जो किसी भी सुपर पावर को मलियामेट कर सकता है। दूसरी तरफ ब्रिक्स ने अपने नए करेंसी फ्रेमवर्क मुतारिफ करवा दिया है जो सोने से महफूज है। रूस और चाइना अपनी 90% तिजारत डॉलर्स के बजाय अपनी कौमी करेंसी में कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक डॉलर अब वो महफूज शेल्टर नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। तारीख हमें बताती है कि हर अजीम सल्तनत उस वक्त गिरती है जब वो अपनी ताकत से भी ज़्यादा फैल जाती है। आज अमेरिका के 80 ममालिक में 750 से ज़ायद फौजी अड्डे मौजूद हैं। लेकिन 2026 की हकीकत ये है कि अमेरिका अब बैक वक्त 3 महाजों पर नहीं लड़ सकता। यूक्रेन में रूस, मशरिक वस्ता में रेजिस्टेंस और ताइवान में चीन। जब सल्तनतें अपनी दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठा पाती तो वो अंदर से टूटना शुरू हो जाती हैं। अमेरिका का 850 अरब डॉलर का डिफेंस बजट अब इसे तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय इसकी मैशत के लिए बोझ बन चुका है।
امریکہ کی اس کمزوری کا اثر عالمی سیاست پر بھی پڑ رہا ہے۔ 2026 کی نئی امریکی ڈیفنس اسٹریٹجی میں چین کے خلاف لہجہ نرم کر دیا گیا ہے، کیونکہ امریکہ اب کئی محاذوں پر بیک وقت لڑنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا۔ تاریخ دانوں کے مطابق 1861 کی خانہ جنگی غلامی اور اسٹیٹ رائٹس پر تھی۔ آج 2026 میں جنگ امیگریشن اور فیڈرل اتھارٹی پر ہے۔ ٹیکساس اور مینیسوٹا جیسی ریاستیں اب وفاقی سپریم کورٹ کے احکامات کو چیلنج کر رہی ہیں۔ یہ وفاق اور ریاست کے درمیان وہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے جس کا حل اب میز پر نہیں بلکہ سڑکوں پر تلاش کیا جا رہا ہے۔ جب ریاستیں وفاق کا حکم ماننے سے انکار کر دیں تو ملک کا نقشہ بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ جنگ صرف گولیوں سے نہیں لڑی جا رہی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیپ فیک کے ذریعے امریکی عوام کو ایک دوسرے کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق بیرونی قوتیں امریکہ کے اندرونی انتشار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے سائبر اٹیک کے ذریعے مفلوج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جب بجلی کے گرزے سسٹم اور مواصلات بند ہوں گے تو عوام کا غصہ قابو سے باہر ہو جائے گا۔ اسی دوران آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، پاکستان اور چائنا نے مل کر سی پیک 2.0 کا آغاز کر دیا ہے، جس میں زراعت، صنعت اور مائننگ پر توجہ دی جا رہی ہے۔ امریکہ کی اپنی اندرونی لڑائی پاکستان کے لیے ایک طرف موقع پیدا تو کر رہی ہے کہ وہ نئے علاقائی اتحادی بنائے، تو دوسری طرف یہ خطرہ بھی ہے کہ ڈوبتا ہوا امپائر جاتے جاتے مزید ایگریشن کا مظاہرہ کر سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے وینزویلا میں مدورو کے خلاف امریکی دباؤ کی صورت میں دیکھا بھی ہے۔ پاکستان کے لیے یہاں ضروری یہ ہے کہ جب عالمی دیو آپس میں ٹکراتے ہیں یا گرتے ہیں تو کیوس پھیلتا ہے۔ ہمیں اپنی معیشت اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا تاکہ ہم اس بدلتے ہوئے عالمی نظام میں خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ پیٹرن بالکل واضح ہے، اسے اس بات سے غرض نہیں کہ آپ کتنے طاقتور ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، جب معاشی ناہمواری، سیاسی نفرت اور بے لگام قرضہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو سلطنتوں کا زوال یقینی ہو جاتا ہے۔ تو کیا امریکہ واقعی ایک مکمل سول وار کی طرف بڑھ رہا ہے؟ جواب سادہ نہیں ہے، لیکن حالات کی سنگینی اس طرف اشارہ تو کر رہی ہے کہ 2026 کے مڈ ٹرم الیکشن امریکہ کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ سوال یہ نہیں کہ کیا امریکہ کا زوال ہوگا، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس تبدیلی کے لیے تیار بھی ہیں۔ سلطنتیں ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ جب عدل اٹھ جائے اور گھر میں آگ لگ جائے تو زوال مقدر بن جاتا ہے۔